हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है, वो आज हम हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो हिस्ट्री के सबसे ज्यादा सवाल इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्योंकि 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी आंदोलन, अधिवेशन, प्रस्ताव पारित होते हैं या जितने भी विद्रोह होते हैं या समझौता होते हैं, उन सभी को क्रम वाइज हम पढ़ने वाले हैं। आपके लिए अब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की या बीपीएससी की या एसएससी की या बीपीएससी टीआरई की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बनिएगा हमारे साथ। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बता देना चाहता हूं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ेंगे 1885 से लेकर 1947 तक। इसमें 3 चरण होते हैं। पहले आप लोगों का उदारवादी चरण होता है जो 1885 से 1905 तक होता है। फिर आपका उग्रवादी चरण होता है जो 1905 से 1919 तक होता है। और तीसरा आप लोगों का गांधीवादी चरण होता है जो 1919 से 1947 तक होता है। तो सबसे पहले हम क्रम वाइज पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपके। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आप लोगों का 1885 से कांग्रेस की स्थापना, फिर 1950 बंगाल का विभाजन, फिर 1906, 1907, 1908, 1909, 1913, ऐसे क्रम वाइज हम पढ़ते चलेंगे। कब तक पढ़ते चलेंगे? तो जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता है तब तक, यानी 1947 तक माउंटबेटन योजना के तहत तक हम लोग पढ़ते चलेंगे। 1947 में इसका एंड होता है। तो हमारे साथ अंत तक बनिएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक चलता है। ये 3 भाग में हम पढ़ेंगे, 3 चरण में पढ़ेंगे। पहला उदारवादी चरण आता है जो 1885 से 1905 तक चलता है। फिर उग्रवादी चरण आता है जो 1905 से 1919 तक चलता है। फिर गांधीवादी चरण आता है जो 1919 से 1947 तक चलता है। इसमें उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता यानी क्या होता है, सो मैं समझाता हूं। उदारवादी यानी होता है जो नरम दल के हैं और उग्रवादी होता है जो गरम दल के हैं। यहाँ पे इसमें सबसे पहले आते हैं उदारवादी नेता में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे। यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु वो कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अब यहाँ पे उग्रवादी नेता की बात करें हम, तो यहाँ पे अगर उग्रवादी नेता की बात करें तो इसमें आ जाता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद फिर बिपिन चंद्रपाल, फिर अरविंद घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ये उग्रवादी नेता होता है, यानी उग्रवादी दल के। और यहाँ पे हम बात करते हैं अब कि 1885 से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्थापना होता है। इसका जो संस्थापक होता है वो एओ ह्यूम होते हैं, यानी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम होते हैं, एओ ह्यूम होते हैं। और ये जो होते हैं ये स्कॉटलैंड के होते हैं। यहाँ स्थान कहाँ होता है? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। यहाँ वायसराय कौन होते हैं? तो लॉर्ड डफरिन इसके वायसराय होते हैं। और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, लेकिन पहले इसका जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब यहाँ पे इसका जो संस्थापक वो एओ ह्यूम आते हैं। एओ ह्यूम से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि इसका जो संस्थापक थे वो एओ ह्यूम थे। निवासी कहाँ थे? तो स्कॉटलैंड के थे। भारतीय सिविल सेवा के सेना निवृत्त विशिष्ट अधिकारी, मतलब ब्रिटिश अधिकारी थे। और शिमला में
में बसने के कारण हरमीन ऑफ शिमला इनको कहा गया और पत्रिका जनता के मित्र थे और कांग्रेस के प्रथम सचिव जो 1906 तक रहे और पक्षी विज्ञान के जनक भी ये रहे और इनकी मृत्यु जो हुई वो 1912 में हुई। इनकी जो मृत्यु हुई वो 1912 में हुई। आगे यहाँ पे देख लेंगे कि 1885 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस में प्रथम यहाँ पे कौन कौन थे। तो देखिए ये जो आता है ये आप लोगों का VVI आता है क्योंकि हर एक एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वो जॉर्ज यूलो थे और प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया वो कादम्बिनी गांगुली थी और प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वो एनी बेसेंट की। और जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया 1996 के कलकत्ता अधिवेशन में, तो इस अधिवेशन के अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं इसे गाया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से आनंद मठ से है। आगे यहाँ पे हम देख लेंगे 1905 बंगाल विभाजन को। उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना और इसका जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था और इसको लागू कब किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। इसमें दो तरफ आप लोगों का बंगाल विभाजन किया गया। पहला आप लोगों का पश्चिम बंगाल किया गया, उसके बाद दूसरा पूर्वी बंगाल किया गया। यहां से बीचों बीच इसको विभाजन कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा आते हैं जिसमें हिंदू जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र थे और पूर्वी चंपारण में, पूर्वी बंगाल में प्लस असम में मुस्लिम जनसंख्या के बहुल्य क्षेत्र थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन, इसमें 3 दिसंबर 1905 यानी 3 दिसंबर 1903 विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा की प्रकाशित हुई और 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन हो गया और बंगाल का जो विभाजन हुआ वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में हुआ। पूर्वी बंगाल में असम और पश्चिमी बंगाल में बिहार और उड़ीसा थे और ये आप लोगों का मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। पूर्वी बंगाल का राजधानी ढाका रख दिया गया और पश्चिमी बंगाल का राजधानी कोलकाता रख दिया गया। तो ये जो आता है 1905 का इतिहास आता है। आगे यहाँ पे देखेंगे विभाजन विरोध के दौरान महत्वपूर्ण घटना। यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन सबसे पहली घटना थी जब विभाजन के दौरान आप लोगों का सबसे पहला आंदोलन चला गया स्वदेशी आंदोलन। इसका घोषणा 7 अगस्त 1905 को किया गया। स्थान टाउन हॉल कोलकाता में। प्रस्ताव बहिष्कार प्रस्ताव और इसका जो कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर किया गया और नेतृत्व इसके जो किए वो बाल गंगाधर तिलक किए मुंबई और पुणे लाला में। यहाँ पे बात कर ले कि लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में किए, सर हैदर राजा ने दिल्ली में किया और चंदबरम पिल्ले मद्रास में किए। नारा था वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। यह स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अब यहाँ पे विभाजन लागू बाद घटित घटनाएं। संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की सुझाव से राखी दिवस मनाया गया। ये जो आज रक्षाबंधन राखी दिवस होता है ये रविंद्रनाथ टैगोर के ही सुझाव पे पूरे संपूर्ण भारत में मनाया गया। और बंगाल विभाजन दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा गया जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। यहाँ से हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, ये नोट कर लीजिएगा, ये VVI प्रश्न आप लोगों के लिए है। आगे यहाँ पे देखेंगे बंगाल विभाजन रद्द।
एवं दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जाता है। दिल्ली दरबार का आयोजन यहाँ पे इसको आयोजित किया जाता है 12 दिसंबर 1911 को। इसका जो वायसराय होते हैं वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होते हैं और इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और इसमें निर्णय लिया जाता है कि बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी कोलकाता के दिल्ली की घोषणा 1911। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी और 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया जिसमें वर्तमान उड़ीसा और बंगाल भी शामिल था। तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ये प्रश्न याद रखिएगा आप लोग। आगे यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो मुस्लिम लीग आ जाता है। मुस्लिम लीग आप लोगों का 1906 में कराया गया। इसमें इसका जो स्थापना किया गया वो 1906 में किया गया। संस्थापक जो थे वो आगा खां और सलीम अल्लाह खां थे। आगा खां और सलीम अल्लाह खां थे और इसको प्रथम अध्यक्ष जो किए वो आगा खां किए और द्वितीय जो अध्यक्ष किए वो सलीम अल्लाह खां किए। इसका जो अधिवेशन हुआ वो 1906 में ढाका में हुआ। दूसरा अधिवेशन 1907 में हुआ कराची में और तीसरा जो अधिवेशन हुआ वो 1908 में हुआ अमृतसर में हुआ। ये पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी यहाँ पे आगा खां और सलीम अल्लाह खां के द्वारा। उद्देश्य इसमें यही था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। यहीं पे मुस्लिम लीग किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि 1906, 1907 और 1908 में आप लोगों का अधिवेशन चलाया गया। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे वो 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन देखेंगे। अध्यक्ष इसमें राम बिहारी घोष थे। स्थान इसका सूरत ताप्ती नदी के किनारे रखा गया। परिणाम ये आया कि कांग्रेस का विभाजन अध्यक्ष पद को लेकर इसमें कांग्रेस का दो तरफ से विभाजन किया गया, एक गर्मपंथी दल और एक नरमपंथी। 1908 में खुदीराम को फांसी दे दी गई। इसके कारण 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया जो असफल रहा और घटना बाद प्रमुल्ला चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी हुई। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि किस ऐसे नेता जो थे खुदीराम बोस 1908 में जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया, तो इन्हीं को सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया। ये आपका 18 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दिया गया। ये इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट वो 1919 मार्लो मिंटो सुधार आ जाता है। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में लाया जाता है। तत्काल वायसराय जो होते हैं वो लॉर्ड मिंटो होते हैं और इन्हीं के नाम पे इसको लाया जाता है। अब ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था और गदर आंदोलन 1913 में इसी वक्त शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे गदर आंदोलन का उद्देश्य यह होता है कि भारत को अंग्रेज से आजादी दिलाना और स्थापना इसका होता है 1 नवंबर 1913 को। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट होता है, डेट को आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। स्थापना इसका 1 नवंबर 1913 का हुआ। इसका जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे और इसमें आप लोगों का स्थान सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में और प्रथम जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भागना थे। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका उर्दू जारी हुआ जो साप्ताहिक थी और 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगी। इस पत्रिका का प्रथम पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठ नाम से छापा जाता था। तो अब यहाँ पे जो आ जाता है वो प्रथम विश्व युद्ध आ जाता है। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे क्योंकि ये आप लोगों का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जितना इसमें किया गया, जितना इसमें योगदान रहा उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से यूरोपियन शक्तियों 2 भागों में बांटी गई। 1 में था, पहला भाग में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और तुर्की था और सेकंड में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड था। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हो, अजीत और फ्री के नाम से, ताकि फ्री से आप लोगों का फ्रांस, रूस और इंग्लैंड और अजीत के नाम से ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और तुर्की हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अब तत्काल भारतीय
वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। तत्काल भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। 1915 में महात्मा गांधी जी का भारत आगमन होता है और गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की युद्ध में आर्थिक एवं सैन्य मदद की और ब्रिटिश सरकार गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को केसर हे हिंद की उपाधि दी और लोगों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जो लखनऊ समझौता इसको कह लीजिए, कांग्रेस लीग समझौता कह लीजिए, इसमें क्या किया गया? तो इसका जो अध्यक्ष थे यहाँ पे, इसका जो अध्यक्षता थे वो अंबिका चरण मजमूदार थे। ठीक है, मजमूदार। और परिणाम इसका था कि नरमपंथी एवं गर्मपंथी में एकता हुई और इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ पैक्ट हुआ और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हुई, जिन्होंने किसानों की समस्या से गांधी जी को बताया और चंपारण आने को कहा। ये जो इंपॉर्टेंट बात है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये हर बार पूछा जाता है। इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 1916 में होम रूल लीग आंदोलन। अब होम रूल लीग आंदोलन में क्या होता है? यहाँ पे ऑरलैंड का शब्द होता है अर्थ स्वशासन और वायसराय इस समय का जो था वो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था और इसमें होम रूल लीग आंदोलन दो भागों में बटा था। तिलक का होम रूल लीग आंदोलन था और एनी बेसेंट का होम रूल था। क्षेत्र इसमें तिलक के अंतर्गत जो क्षेत्र आया वो महाराष्ट्र और कर्नाटक आया और एनी बेसेंट के क्षेत्र में मद्रास और तमिलनाडु आया। मुख्यालय इसमें बेलगांव था और एनी बेसेंट का मुख्यालय यहाँ पे अंडचार मद्रास था। इसका स्थापना 28 अप्रैल 1916 को हुआ और एनी बेसेंट का स्थापना 1 सितंबर 1916 को हुआ। दोनों इसका हुआ बाल गंगाधर तिलक का महाराष्ट्र में और एनी बेसेंट का मद्रास में। उद्देश्य बस यही था कि स्वराज की स्थापना करना, ये था तिलक का, और एनी बेसेंट का उद्देश्य था कि स्वशासन की स्थापना करना। अब कथन क्या था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और एनी बेसेंट का अधिकार था कि जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, ये 1916 होम रूल लीग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखेंगे 1917 चंपारण सत्याग्रह। पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका 1853 ईस्वी में किया गया और भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917 में किया गया। तो गांधी जी का अगर बात करें कि पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो साउथ अफ्रीका में हुआ 1853 में। लेकिन अगर ये पूछा जाए, मतलब 93 में, अगर ये पूछा जाए कि भारत में पहली बार गांधी जी का कहां सत्याग्रह हुआ, तो चंपारण में हुआ 1913 में। अब कारण क्या था? तो तीन कठिया पद्धति के द्वारा 3 में 20 भाग पर नील की खेती करनी। अब उद्देश्य यह था कि 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना। तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। यह प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए गांधी जी किसके अनुरोध पे चंपारण आए थे चंपारण सत्याग्रह करने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर। अब आंदोलन सफल होने के बाद रविंद्र टैगोर ने महात्मा गांधी को, यहाँ पे आंदोलन सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी और इसी से खुश होकर महात्मा गांधी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये कारण इसमें था कि मिल मजदूर द्वारा प्लेग बोनस नहीं देना और आंदोलन बाद कंपनी 35% बोनस देने को तैयार हुई और यह महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल हुआ। यह याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल कब हुआ, तो ये आप लोगों का 1918 में हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। ये प्रथम भूख हड़ताल था। अभी तक आप अगर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। इस टाइप के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग जरूर सफल होइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी इंपॉर्टेंट इसी टाइप की जो भी पढ़ाई हो तो इसी चैनल पे आपको मिले। आगे यहाँ पे देखेंगे 1918 खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ पे 1918 में खेड़ा सत्याग्रह कर नहीं आंदोलन इसको नाम दिया गया और यहाँ पे कारण था कि फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों से लगान की वसूली करना।
आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसान ही कर देंगे। यह गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। ठीक है, आगे आता है 1919 रॉलेट एक्ट। ये पारित हुआ 18 मार्च 1919 को। इसका उद्देश्य था कि इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद कर सकती थी, और इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। यानी इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। और गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाया, और 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। अब यहीं पे किचलू और सत्यपाल को जब गिरफ्तार किया जाता है तो यहाँ पे एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। 1919 में एक शांतिपूर्ण यहाँ पे जलियांवाला बाग में सभी लोग वो गिरफ्तार हुए थे, इसके लिए वहां पे सभी लोग बैठे थे कि उनको रिहा किया जाए। लेकिन यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 कर दिया जाता है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियां के विरुद्ध सभा का आयोजन हुआ, और इसी समय सभी के आयोजन के दौरान कमांडर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपाधि लौटा दी। किसने किसने उपाधि लौटाई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। गांधी जी केसर हिंद की उपाधि लौटाई, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। अब अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल इंटर की अध्यक्षता से यहाँ पे इंटर कमीशन बनाया गया, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 21 वर्ष बाद 1940 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल इंटन की अध्यक्षता में इंटर कमीशन बनाया गया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 21 वर्ष बाद 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित करे और डायरेक्टर को गोली मार दी। यानी जनरल मतलब ओ डायर को गोली मार दी, ये जो गोलियां चलवाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसमें जो गोली चलवाया था उसका जो प्रमुख था वो जनरल डायर था, लेकिन नहीं, यहाँ पे ओ डायर यहाँ पे गोली चलवाया था। आगे यहाँ पे देखेंगे हम खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में कराया जाता है। कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को तंडित करना चाहती थी, जिस कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज थी। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 को चली। जैसे कि पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ब्रिटिश और तुर्की में एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और तुर्की थी, दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, इंग्लैंड था। एक तरफ फ्री था तो एक तरफ अजीत था। आगे हम सेवक की संधि देख लेंगे। तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार को छीन लिया गया। विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार छीने जाएं। और भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया और एक कमेटी बनाई जिसको हम खिलाफत कमेटी कहते हैं। अब यहाँ पे खिलाफत कमेटी बनाई जाती है। खिलाफत कमेटी जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो महात्मा गांधी होते हैं। इसमें जो प्रमुख सदस्य होते हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं, शौकत अली होते हैं, अब्दुल कलाम आजाद होते हैं। और निर्णय इसमें लिया जाता है कि अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। और इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुआ जब तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार बनी और खिलाफा पद को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि असहयोग आंदोलन 1920 में। अब असहयोग आंदोलन ये आप लोगों का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है। इसका शुरुआत होता है 1 अगस्त 1920 को और ये होता है तिलक की मृत्यु के दिन। यानी जब बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाता है, उसी दिन इस आंदोलन को चलाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है
स्वराज को प्राप्त करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, खिलाफत आंदोलन को नया दिलाना और ब्रिटिश सरकार की सहयोग नहीं करना। अब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ तो इसमें कांग्रेस का विशेष यहाँ पे था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ तो कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में हुआ। इसका स्थान कोलकाता था और इसका जो अध्यक्षता किए वो लाला लाजपत राय किए। अब यहाँ पे आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा रुपया जमा हुआ। अब छात्रों द्वारा शिक्षक संस्थान का बहिष्कार किया गया, वकीलों द्वारा न्यायालयों की बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं जलाया गया और संपूर्ण भारत में हड़ताल किया गया। अब यहाँ पे 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों की कैद की सजा हुई, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से फरवरी 1924 में रिहा कर दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1922 में चौरी चौरा कांड घटना, इसमें 5 फरवरी 1922 को हुआ। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने पुलिस थाना में आग लगाया जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। तत्काल गवर्नर जो उस समय के थे वो लॉर्ड रीडिंग थे और इस घटना के बाद गांधी जी ने बारदोली में एक बैठक बुलाई और 12 फरवरी को 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1923 स्वराज पार्टी, असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना और इसका जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे, सचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु होने के बाद यह आंदोलन स्थगित पड़ जाती है और 1924 में बेलगांव अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्ष की। यहाँ पे यह प्रश्न पूछता जाता है कि 1924 में बेलगांव में एकमात्र अधिवेशन कौन था जिसमें महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, तो ये 1924 का बेलगांव अधिवेशन रहता है। दोस्तों आज का हमारा ये जो वीडियो था यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो बताया ये हम 1885 से लेकर 1924 तक बात किए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1925 से काकोरी कांड से लेकर यहाँ पे 1947 तक फिर से हम बात करेंगे। अभी हम लोग 1900 यहाँ पे बात किए हैं, अभी हम लोग 1947 तक जब भारत आजाद हो जाता है तब तक बात करेंगे। ये वीडियो लंबा ना हो और आप लोग बोर हो जाते इसलिए वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द आया जाएगा और उसके बाद फिर 1947 तक आप लोगों को बताया जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा हर एक स्टूडेंट के पास ताकि उनका आगामी परीक्षा में उनको मदद हो सके। ये जो सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों को।